जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 190 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन में कितना होगा। सबसे पहले हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझना है क्या होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग किसको बोलते हैं कि कितनी डायरेक्शन में हमारा नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट होगा, उसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन, तो ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा होगा 6। मतलब 6 किस में होगा हमारा, 3 हमारा होगा ट्रांसलेटेशन रोटेशन में होगा और 3 हमारा होगा रोटेशनल कंपोनेंट में। मतलब ट्रांसलेशन मतलब 3 मतलब क्या सा हो जाएगा, ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन, ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन, ट्रांसलेशन इन जेड डायरेक्शन। इसी तरह हमारा रोटेशनल में क्या होगा, रोटेशनल इन एक्स डायरेक्शन, रोटेशनल इन वाई डायरेक्शन एंड रोटेशनल इन जेड डायरेक्शन। तो टोटल हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो जाएगी 6। किसकी, तो ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन का। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए 2 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 3 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 4 बिल्कुल गलत है एंड ऑप्शन डी 6 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182, गिवन दैट डैम्पिंग रेशियो इज 0.10 एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट इक्वल टू 225 किलोन्यूटन पर सेकेंड पर मीटर, then the critical damping coefficient in kilonewton per second per meter will be। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्रिटिकल कोफिशिएंट हमको निकालना है, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट निकालना है। तो हम लोग जैसे जानते हैं डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू डैम्पिंग कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है। इस क्वेश्चन में आपको डैम्पिंग रेशियो दिया गया है 0.10 दिया गया है, डैम्पिंग कोफिशिएंट आपको दिया गया है 225। हमको निकालना है क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, हम लोग बोल सकते हैं CDC। तो हम लोग बोल सकते हैं CDC इंटू 0.10 इक्वल टू 225। तो CDC हमारा क्या हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 0.10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2250 किलो न्यूटन पर सेकेंड पर मीटर। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ए दिया हुआ 22.5 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी दिया हुआ 225 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी दिया हुआ 2250 हमने भी निकाला 2250। दैट्स वाई सी इज द correct answer। Question number 183, the natural frequency of a vibrating foundation system is option A increases as the square root of spring stiffness, option 2 decreases with square root of spring stiffness, option 3 increases as the square root of the mass of the body and option 4 decreases with the square root of the mass of the body। ये 4 हमारा स्टेटमेंट दिया गया है। अब 4 स्टेटमेंट हमारा विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपको पूछा गया है। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारा क्या होता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k डिवाइडेड बाय m। मतलब जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारी रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहेगी, स्क्वायर रूट ऑफ k, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी, m के। तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ k हमारा यहाँ पे स्प्रिंग स्टिफनेस है एंड m हमारा मास ऑफ द बॉडी है। तो आपको ढूंढना है नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारा इंक्रीजेज होगा कब, जब स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेस। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, मतलब A1 ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऑप्शन 2 दिया हुआ है डिक्रीजेज विथ स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेस, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने देख लिया वो बढ़ रहा है। ऑप्शन सी इंक्रीजेज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, हमने देख रहा है कि मास ऑफ द बॉडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी नहीं होगा। फिर 4 दिया हुआ है डिक्रीजेज विथ स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, हमने देखा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा इट कैन बी डिक्रीजेज स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है 1 एंड 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला दिया 1 एंड 3 आर करेक्ट, ये गलत है। ऑप्शन बी 1 एंड 4 आर करेक्ट, हमने देखा अभी कि 1 एंड 4 हमारा सही स्टेटमेंट है। दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184, इन केस ऑफ फ्री ओवर डैम्प्ड वाइब्रेशन, ऑप्शन ए सी इक्वल टू √km, ऑप्शन बी सी इक्वल टू 2 √km, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 2 √km एंड ऑप्शन डी सी इज लेस देन 2 √km।
तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको पूछा गया, फॉर्मूला पूछा गया है फ्री ओवर डैम्प्ड वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो फ्री ओवर डैम्प्ड वाइब्रेशन हम लोग लिखते हैं जो सी की वैल्यू रहेगी ऑलवेज ग्रेटर देन 2√km रहेगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ सी इक्वल टू √km, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी सी इक्वल टू 2√km, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज ग्रेटर देन 2√km, हमने देखा कि फ्री ओवर डैम्प्ड वाइब्रेशन में हमारे सी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी किससे, 2√km से। डेट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन, अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन में हमारा सी क्या हो जाएगा, लेस देन रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर क्रिटिकल बोलता है तो इक्वल टू होगा। तो ये चीज़ आपको 3 चीज़ याद रखना है, फ्री, अंडर एंड क्रिटिकल। Question number 185. As per the converse Labre formula, group efficiency of friction pile is given by ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये सब क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अकॉर्डिंग टू लेबरे फॉर्मूला ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ फ्रिक्शन पाइल क्या होगा। तो ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ फ्रिक्शन पाइल हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस अल्फा बाय 90 n माइनस 1 टू द पावर m प्लस m प्लस 1 इंटू n डिवाइडेड बाय mn। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते हैं, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 186, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल इज ऑप्शन ए सिल्ट, सैंड, कोलाइड्स, क्ले। ऑप्शन बी सैंड, सिल्ट, कोलाइड्स, क्ले। ऑप्शन सी सैंड, सिल्ट, क्ले, कोलाइड्स एंड ऑप्शन डी क्ले, सिल्ट, सैंड, कोलाइड्स। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर सरफेस एरिया के हिसाब से आप बताइए कि क्या होगा। तो आप एक ध्यान रख लीजिएगा, जिसकी पार्टिकल साइज हमारी सबसे कम रहेगी उसके सबसे हमारा सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है। रीटेक, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर of the surface area of the given soil is option A silt, sand, colloids, clay. Option B sand, silt, colloid, clay. Option C sand, silt, clay, colloids and option D clay, silt, sand, colloids। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे सरफेस एरिया ऑफ सॉइल किसका हमारा ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब सरफेस एरिया के आधार पे किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक आपको लॉजिक बता देता हूँ, जिसकी पार्टिकल साइज सबसे छोटी होगी उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था 4 तरह के सॉइल देखे थे, एक तो ग्रेवल देखे थे, सैंड देखे थे, सिल्ट देखे थे और क्ले देखे थे। हमने देखा था ग्रेवल की सबसे बड़ी साइज होती है, फिर सैंड की होती है, फिर सिल्ट की होती है, फिर क्ले की होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ढूंढना है सरफेस एरिया के आधार पर। सरफेस एरिया में हमारा क्या हो जाएगा, जितनी छोटी पार्टिकल मतलब क्ले है हमारी छोटी पार्टिकल्स है तो उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, फिर सिल्ट की होगी, फिर सैंड की होगी, फिर हमारी ग्रेवल की होगी। कौन सी हिसाब से, तो सरफेस एरिया हमारा बॉटम टू टॉप जाएंगे, ठीक है, सरफेस एरिया के आधार पर, साइज के आधार पर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। उस क्ले के भी नीचे हमारा होता है कोलाइड्स, ठीक है। कोलाइड्स की वैल्यू हमारी लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही फाइनाइट पार्टिकल्स होती है। तो सबसे छोटी पार्टिकल हो गई हमारी कोलाइडल। लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में दिया गया है, तो सबसे हमारा सरफेस एरिया कम किसका होगा हमारा, तो सैंड का होगा। तो ढूंढिए सैंड कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में, यही दोनों में सैंड है। फिर उसके बाद देखिए सिल्ट आएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर तीसरा हमारा क्ले आएगा, फिर हमारा कोलाइड्स आएगा। तो ऑप्शन सी में देखिए हमारा सैंड, सिल्ट, क्ले, कोलाइड्स। That's why C is the correct answer। इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन कभी कभी पूछा जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे बताइएगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो उसके हिसाब से आपको टिक मारना है। क्वेश्चन नंबर 187, फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन CC, CU इज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, D10 is effective size, D30 is diameter through which 30% of total mass is passing. If CC is 1 and CU is 4.0, then value of D30 by D10. Option A 2, option B 1.75, option C 1.50, option D 1.25। इस क्वेश्चन में आपको देखिए CC की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 1.0 एंड CU की वैल्यू कितनी दी गई है 4.0।
तो हमको पता है सी यू का फॉर्मूला क्या होता है D60/D10 एंड सी सी का फॉर्मूला क्या होता है D² 30/D60 × D10। अगर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आप ले लो, ठीक है, चलिए मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूँ। तो हम लोग सी यू को लिख सकते हैं कि सी यू इक्वल इंटू D10 इक्वल टू D60, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो सी यू को हम लोग लिख सकते हैं सी यू इंटू D10 इक्वल टू D60 लिख सकते हैं। तो D60 के जगह पे हमको पुट कर देना है सी यू इंटू D10। तो चलिए हम लोग सी सी की वैल्यू में पुट कर देते हैं सी सी इक्वल टू D² 30, D60 की जगह में लिख लीजिए यहाँ पे सी यू इंटू D10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी सी इंटू सी यू इंटू D10 का स्क्वायर बाय D² 30, यही आ जाएगा। अब सी सी इंटू सी यू, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं D² 30 का स्क्वायर अपॉन D² 30 अपॉन D10 का स्क्वायर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको पूछा गया यहाँ पे D30/D10, तो यहाँ पे D30/D10 क्या हो जाएगा D30/D10, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट सी सी इंटू सी यू हो जाएगी। तो सी सी की वैल्यू हमारी दी गई है 1 दी गई है और सी यू की वैल्यू कितनी दी गई है 4 दी गई है। तो अंडर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 2 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए ढूंढते हैं ऑप्शन ए 2, तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सब क्वेश्चन को आपको किसी भी ढंग से आप बना सकते हैं। इस इक्वेशन को मैंने लिया हूँ, आपको ये इक्वेशन लेना है तो ये इक्वेशन लीजिए, सबसे हमारा सेम आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 188, मैच लिस्ट 1 विथ मैच लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड इज गिवन बिलो। यहाँ पे दो मैच लिस्ट दिया हुआ है ए एंड बी, मतलब लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें दिया हुआ पहला स्टोक्स लॉ, फिर दूसरा दिया हुआ डार्सी लॉ, फिर तीसरा दिया पॉइजली एंड चौथा दिया है एट्रबर्ग लिमिट। ठीक है, अब इसको बोला है मैच करने के लिए। तो हमको पता है स्टोक्स लॉ से हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो ढूंढिए वेलोसिटी कहाँ पे है, तो वेलोसिटी 5वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा डार्सी लॉ है। डार्सी लॉ से हम लोग को पता है, हम लोग फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल मास बोलते हैं डार्सी लॉ, मतलब डिस्चार्ज बोल रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। फिर पॉइजली इक्वेशन से हमारा किसके होता है, कैपिलरी से जो फ्लो हो रहा है उससे हम लोग बोलते हैं पॉइजली इक्वेशन। तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फिर एट्रबर्ग तो आपको पता ही है, कंसिस्टेंसी लिमिट निकालते हैं, तो इसका हो जाएगा 3। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 4 1 3। अब ढूंढिए 5 4 1 3 कहाँ पे है। तो पहला ही ऑप्शन में देखिए ए हमारा 5 दिया हुआ है, बी हमारा 4 दिया हुआ है, सी दिया हुआ 1 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 189, in a saturated Proctor compaction, the water content and maximum dry density are related as. Option A, gamma D maximum is linearly proportional to water content. Option B, W is inversely proportional to gamma D max. Option C, gamma D max corresponding to unique value of water content. And option D, gamma D max corresponding to water content equal to WP plus WL by 2। अब इस क्वेश्चन में प्रॉक्टर टेस्ट से हम लोग ने देखा था, प्रॉक्टर टेस्ट से हम लोग गामा डी मैक्सिमम का इक्वेशन लिखते हैं। गामा डी लिखे या तो रो डी लिखिए, तो गामा डी मैक्सिमम हम लोग लिखते हैं जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। तो इस इक्वेशन के आधार पर आपको बताइए कि हमारे कौन सा रिलेट होगा। पहला देखिए, गामा डी इज लिनियरली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट, ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं क्योंकि गामा डी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाटर कंटेंट के। ऑप्शन बी, W इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा डी मैक्स, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी, गामा डी कॉरस्पॉन्ड्स टू यूनिक वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट, ये भी इक्वेशन हमारा सही है, मतलब बी भी सही है और सी भी सही है। क्योंकि हमने देखा था कि जैसे हम लोग वाटर कंटेंट हमारे बढ़ाते हैं तो एक ऐसे वाटर कंटेंट पे हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हो जाती है, तो उसको ही हम लोग बोलते थे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मतलब यहाँ पे यूनिक वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मतलब आपको समझ जाना है कि ये यूनिक वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट की बात कर रहा है। यूनिक वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसे वाटर कंटेंट पे ही जहाँ पे हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होती है, मतलब गामा डी मैक्सिमम अचीव होती है, उसे हम लोग बोलते थे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो हमारा बी एंड सी दोनों सही आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको पहली प्रायोरिटी मारना है, तो पहली प्रायोरिटी आपको सी में मारना है। ठीक है, और दूसरी प्रायोरिटी हमको बी में मारना है। तो ये भी आपको कभी कभी किसी ऑब्जेक्टिव बुक में दिया रहता है ऑप्शन सी,
लेकिन ऑप्शन बी इज ऑल्सो ए राइट आंसर। तो यहाँ पे बी भी आंसर सही होगा और सी भी आंसर सही होगा। तो ध्यान से आपको समझना है, कंसेप्ट समझ जाइएगा कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग बोलते हैं यूनिक वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट, मतलब उसी वाटर कंटेंट में हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होती है। क्वेश्चन नंबर 190, यूजिंग मोहर डायग्राम द रिलेशन बिटवीन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस sigma 1 and minor principal stress sigma 3 and shear stress parameter C and phi is given by, आपको दिया है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 एन फाई प्लस 2C एन फाई इज ऑप्शन ए साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई, ऑप्शन बी साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई, ऑप्शन सी 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई, ऑप्शन डी 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई। अब देखिए यहाँ पे एन फाई, ठीक है, एन फाई को हम लोग और इक्वेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन लिखना है तो ये भी इक्वेशन है। तो एन फाई को हम लोग एन फाई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। अब टेन स्क्वायर अल्फा, अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 45 प्लस 5/2 लिख ही सकते हैं। तो टेन स्क्वायर अल्फा को हम लोग और सेग्रीफाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर यहाँ पे 45 प्लस 5/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को और सेग्रीगेट करेंगे तो हमारी मैथमेटिकल फंक्शन से आ सकता है ये 1 माइनस साइन फाई बाय 1 प्लस साइन फाई। ये किसका फॉर्मूला है? तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ये भी आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। तो ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।